तंजीम अफरोज साहब ने हमारे यूट्यूब कम्युनिटी वाले पेज पर सवाल पूछा हुआ है कि इज़ देयर एनी चांस ऑफ अनदर मुस्लिम इजराइल वॉर एंड इफ़ देयर इज़ व्हाट आर दी चांसेस ऑफ विक्ट्री फॉर ईच साइड, आल्सो विल टर्की बी एबल टू मेक यूएन एग्री टू सेंड पीस ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट पैलेस्टीनियंस। अच्छा, काजी फयाज नबील साहब ने भी इसराइल से ही रिलेटेड सवाल पूछा हुआ है हमारे फेसबुक के पेज पे, और फेसबुक के पेज पे ही इसराइल से रिलेटेड सवाल हमसे पूछा हुआ है पनाजी एरिया गोवा से अनिल थॉमस साहब ने। देखें, यरूशलेम और फ़लस्तीन के मामले में इसराइल मुस्लिम वार को छोड़ दें आप, कि इसराइल और मुसलमान जो हैं और अरब लड़ेंगे, इसको छोड़ दें। यरूशलेम यानी अल-कुद्स वो जगह है जिस पे वर्ल्ड वार हो सकती है। अरब इसराइल या मुसलमान और इसराइलियों की जंग छोड़ दें, इस पे वर्ल्ड वार हो सकती है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है। अभी 11 दिन वाली जंग का ही मिसाल देख लें आप। 11 दिन की जंग चली है हमास और इसराइल के बीच, 11 दिन वहाँ लड़ाई चली है, लेकिन ज़रा काउंट तो करें कि दुनिया के कितने मुल्कों ने इसमें रोल प्ले किया है, कितने मुल्क इसके अंदर कूद पड़े हैं। और सीज़ फायर भी हुआ है तो इसलिए हुआ है कि दो सुपर पावर्स के ब्लॉक मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो चुके थे। रूस और चीन एक तरफ आ चुके थे, अमेरिका दूसरी तरफ आ चुका था। दुनिया की तीनों बड़ी ताकतें यहाँ पर आ गई विद इन 11 डेज, 11 दिनों के अंदर अंदर सकिन हुई हैं। और 11 दिन के अंदर अंदर बाद धमकी तक आ पहुंची है। चीन ने वार्निंग दी है, धमकी दी है अमेरिका को भी और इसराइल को भी कि इसको बंद करें लड़ाई को, वरना हम छोड़ेंगे नहीं इसराइल को। कौन सोच सकता था कि रूस इस तरह की सख्त जबान इस्तेमाल करेगा फ़लस्तीन और अल-कुद्स शरीफ के लिए। आप देखें कि तुर्की की अनादोलू एजेंसी देखें क्या खबर लगा रही है। प्यूटन सेज इजराइल पैलेस्टाइन एस्केलेशन पोजेस द थ्रेट टू रशियाज सिक्योरिटी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो है ये हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात की है प्यूटन ने कि फ़लस्तीन जो है ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ फ़लस्तीन और कहाँ रूस। फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई रूस के लिए सिक्योरिटी का मसला कैसे है? देखिए, शाम के अंदर रूस की मिलिट्री बेसिस हैं और उनकी ऑयल और गैस की पाइपलाइंस वहाँ से जा रही हैं, और शाम में रूस बैठा हुआ है। अमेरिका ने, ओबामा ने बशार अल-असद को ख़त्म करने का फरमान भी जारी कर दिया था। गद्दाफी के बाद उनका नंबर लगा हुआ था, लेकिन प्यूटन ने उनको बचा लिया था। एक धमाकेदार एंट्री की थी प्यूटन ने मिडल ईस्ट के अंदर। पहली बार सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वो इस तरह बड़े ज़ोर और शोर के साथ मिडल ईस्ट में दाखिल हुए थे। और शाम के अंदर ईरान और रूस दोनों के मफादात एक ही हैं, दोनों पार्टनर हैं वहाँ पर। और शाम का बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ। और ऊपर देखें आप इसराइल के, वहाँ भी हिजबुल्लाह बैठी हुई है लुबनान में। ये भी ईरानी प्रॉक्सी है और रूस की सपोर्ट इनको भी है, हिजबुल्लाह वालों को। तो यहाँ से रूस का आउट होना, सीरिया से आउट होना और लुबनान से आउट होना, ये सिक्योरिटी चैलेंज है हकीकी माना में रूस के लिए। और ये दो मुल्क बुरी तरह से खींच रहे थे गज़ा की लड़ाई में, ये भी खींच रहे थे, इनके ऊपर भी प्रेशर था कि ये भी कूदें। और बल्कि हिजबुल्लाह ने तो 6 रॉकेट भी फेंक लिए थे। हिजबुल्लाह ने तो सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया था कि जब भी, हसन नसरुल्लाह ने कहा था जो कि हिजबुल्लाह के हेड हैं, कि जब भी गज़ा वालों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम कूद पड़ेंगे, अभी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतलात आ रही थी कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त कूदने वाली है इस जंग के अंदर। तो यहाँ पर रशिया के लिए फिर सिक्योरिटी चैलेंज बनता है, क्योंकि फिर रशिया को ना चाहते हुए या चाहते हुए भी हिजबुल्लाह को और ईरान को सपोर्ट करना पड़ रहा था। ईरान को शाम वाली साइड से और हिजबुल्लाह को लुबनान वाली साइड से, दोनों को सपोर्ट करना रूस के लिए नागुज़ीर सी बात थी इसराइल को डिफीट करने के लिए। इसीलिए अब अल-कुद्स शरीफ जो है ना, ये रूस के लिए सिक्योरिटी का एक मामला बना हुआ है। ये एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 1 साल पहले जब अब्राहम का कार्ड हो रहे थे, वो बेचारे निहत्ते फ़लस्तीनी जिनको अमीर अरब मुल्कों ने, बरादर अरब मुल्क जो थे अमीर तरीन, इन्होंने उठा के इन गरीबों को फेंका हुआ था कोने में। और ट्रंप के साथ मिलकर इजराइल के साथ दोस्ती और अब्राहम का कार्ड वाले मुआहदे करते फिर रहे थे। फ़लस्तीन को बेचने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी ट्रंप के आखिरी दौर में, लेकिन अचानक से पासा पलटा है और अल्लाह ने उन्हीं निहत्ते फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कर दिया है अचानक इस रीजन के अंदर अंदर। यानी अब जो फ़लस्तीनी चाह रहे हैं वही रूस का इंटरेस्ट है। यानी अब फ़लस्तीनी मिडल ईस्ट वाले ब्रादर जो ममालिक हैं अमीर तरीन, उनसे भी ज़्यादा रेलेवेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर रूस और चीन आके बैठ गया है। और वो जो अब्राहम का कार्ड करके तालियां बजाई गई थी वो तो किसी खाते में ही नहीं, वो तो गए।
और वो इररिलेवेंट हो गए हैं। अब कोई बात कर ही नहीं रहा अब्राहमिक अकार्ड की। कौन बात कर रहा है बताएं? कोई दोस्ती की बात कर रहा है अरबों और इसराइलियों की दोस्ती की? किधर गया अब्राहमिक अकार्ड? उल्टा आलमी ताकतें कहने लगी हैं कि फ़लस्तीन हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है, फ़लस्तीन की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। तो ये वर्ल्ड वॉर का फ्लैश पॉइंट है यरूशलम। अरब इसराइल मसला नहीं है। तुर्की यूएन को फ़लस्तीन के अंदर फोर्स भेजने के लिए कन्विंस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी सवाल है। शॉर्ट आंसर इज नो, क्योंकि वहाँ इसराइल का मेन सपोर्टर मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अमेरिका महाराज। अमेरिका महाराज हर उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर देता है जिसके अंदर फ़लस्तीन के अंदर कोई भी और फोर्स भेजने की बात होती हो। इससे इसराइल की पोजीशन निहायत कमज़ोर हो जाती है। इसराइल कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई फोर्स आ जाए। यहाँ पे छोटे से गजा के अंदर एक हमास नाम की तंजीम बनी है और ये हाल हो गया इसराइल का। अगर यहाँ पे एक फोर्स आ जाती है तो इसराइल के लिए तो बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। तो यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए ये काम नहीं हो सकता। वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है और अमेरिका प्रोटेक्ट करता रहेगा इसराइल को। हाँ, यूनाइटेड नेशंस के बाहर से हो सकता है। अगर इसराइल के पड़ोस में से कोई एक मुल्क, उर्दन, मिस्र, सीरिया या लबनान, ये पड़ोसी हैं इसराइल के, अगर ये या इनमें से कोई एक एग्री हो जाता है अपनी बेसिस, अपनी ज़मीन, उन फोर्सेस को यूज़ करने की इजाज़त देने के लिए, जो कि ये जॉइंट फोर्स बनाने की बात कर रहा है तुर्की, तो फिर हो सकता है। तब यूएन की मदद की ज़रूरत नहीं है, यूएन के रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी कदम के लिए बेसिस चाहिए इन मुल्कों के अंदर जो कि फ़लस्तीन के पड़ोसी हैं। ये जॉइंट पीस कीपिंग फोर्स बनाकर डायरेक्टली तो गजा के अंदर या वेस्ट बैंक में नहीं जाया जा सकता ना, क्योंकि वहाँ की तो एयर स्पेस, तो क्या वहाँ की बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन सारे इसराइल के कंट्रोल में, तो वहाँ डायरेक्टली जाया ही नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस कोई नेबरहुड का जो मुल्क है इसके अंदर बेसिस मौजूद ना हो। ऐसी किसी फोर्स के लिए तुर्की अकेला कोशिश नहीं कर रहा। इसके अंदर पाकिस्तान भी है, उसने भी हामी भरी हुई है। इसके अंदर मलेशिया ने भी हामी भरी हुई है। इसके अंदर ईरान ने भी हामी भरी हुई है कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तुर्की इस तरह की कोई चीज़ करता है, तो ये सारे मुल्क अपने ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है। यूएन से तो इजाज़त भूल जाए, नहीं हो सकता। बाकी बिना इजाज़त भी अगर ये अपने तय कोशिश करते हैं, अपने आप ये मुल्क कोशिश करते हैं, तो किसी न किसी नेबरहुड के अरब मुल्क को मानाना पड़ेगा इस सिलसिले में। अच्छा, हम ये बात आपको क्लियर कर दें कि ईरान जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से, और ईरान सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ये जो रूस ने स्टांस लिया हुआ है ये ईरान की वजह से लिया हुआ है। आप देखें ना, हिजबुल्लाह जो कि लुबनान में है, जो कि रूस के साथ ही है, वो भी ईरानी प्रॉक्सी है। सीरिया के अंदर भी अगर रूस कामयाब हुआ है तो ईरानी जो फोर्सेस हैं उनके साथ लड़के, उनके साथ मिलके वो लड़ा है अमेरिका से। तो ईरान सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ पे। ईरान रूस के लिए ऐसा ही है जैसे चीन के लिए पाकिस्तान है और जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है। कल क्या हुआ है? कल अल कुद्स डे मनाया गया है। हर साल मनाया जाता है ये दिन। ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और ईरान के अंदर भरपूर नमूने से मनाया जाता है। लंबी लंबी रैलीज निकाली जाती हैं। वैसे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में मनाया जाता है, इंडिया में भी मनाया जाता है और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। ईरान ने कल वाली अल कुद्स डे की परेड में अपना नया ड्रोन रिवील किया है। ये कोई 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है एक ही वक्त में। पता नहीं, कुछ 36-38 घंटे एक साथ उड़ सकता है हवा में। और इसका नाम उन्होंने रखा है जी गजा। गजा, जहाँ पे अभी जंग चल रही थी हमास की और इसराइल की, गजा का इलाका जो है उनका नाम उन्होंने रखा हुआ है। और अल कुद्स नाम का उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम भी कल शो किया है, उसका नाम उन्होंने रखा है अल कुद्स। गजा, अल कुद्स, ये उन्होंने अपने वेपन्स पे नाम रखे हुए। साथ ही सैयद अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इनका बयान आया हुआ है कि हर मुसलमान मुल्क पर लाजिम है कि फ़लस्तीन की हिमायत करे और मदद करे, फाइनेंशियली भी और मिलिटरली भी। मिलिटरली, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मिलिटरली भी। ये सैयद अली खामनेई का बयान आया हुआ है। तो इस वक्त यरूशलेम के अंदर और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट नहीं हुई। अगर कोई ये समझ रहा है कि मामला सेटल हो गया, सेटल नहीं हुआ। पॉज का बटन दब गया। ये सेटल तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता इसका, वरना जंग होती रहेगी, पॉज का बटन दबेगा। हर बार यही होता है, जंग होती है, जंग बंदी हो जाती है, सीज़ फायर होता है, फिर जंग होती है, कुछ अरसे बाद फिर सीज़ फायर हो जाता है। ये मसला जब तक हल नहीं होता ना, दुनिया के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी वर्ल्ड वार 3 की। यहाँ से, इस शहर से वर्ल्ड वार 3 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी भी इलाके से वर्ल्ड वार होने के चांस नहीं है। इस इशू पे वर्ल्ड वार हो सकती है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर।